यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से पावर बीआई को करता है। जब हमारी सारी बन जाती है विजुअलाइजेशन तो फिर हम उसे पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद फिर हम जो है रेलेवेंट पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये है फ्लो ऑफ पावर बीआई। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले आपका आ जाता है जो कि ये दो चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन के दरमियान जो चीज़ है सबसे पहले आता है सिमेंटिक मॉडल। अब सिमेंटिक मॉडल क्या होता है? सिमेंटिक मॉडल बेसिकली जो भी आपके पास डेटाबेस आ रहा है उस डेटाबेस के ऊपर आप जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेक्स एक्सप्रेशन देखेंगे, जिसमें आप डेक्स लगा रहे हैं, जिसमें आप रो लेवल सिक्योरिटीज़ के ये बंदा देखे बंदा ना देखे, और उसमें चीज़ें रिमूव कर रहे हैं, चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो उस डेटाबेस के ऊपर जो रिफाइंड टेबल आता है, सही है, जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज अ सिमेंटिक मॉडल। इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया सबको सिमेंटिक मॉडल क्या कहते हैं? सर, रिफाइंड टेबल ऑफ डेटा। रिफाइंड टेबल ऑफ अ डेटा दैट वुड सिट ऑन ओवर द डेटाबेस। सही है, सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम इसको कहें तो ये होगा कि जो एक बैक एंड पे डेटाबेस है उसके ऊपर जो हमने चीज़ें की हैं, सफाई सुथराई करी है, उसको हम सिमेंटिक मॉडल कहते हैं। सही है, जब हमारा एक सिमेंटिक मॉडल बन जाता है तो फिर हम जाते हैं विजुअलाइजेशन पे, और विजुअलाइजेशन के बाद जो है हम डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड बनते हैं आपके पावर बीआई सर्विस में। आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स में से आप विजुअलाइजेशन निकालते हैं और उसको एक पेज पे पिन करते हैं, उसको जो है डैशबोर्ड कहते हैं। सही है, ये विजुअलाइजेशन से क्या बनाते हैं? विजुअलाइजिंग में ये नंबर 2 जो पॉइंट है रिपोर्ट, क्रिएट विजुअलाइजेशन इन अ रिपोर्ट। देखें, जब हम पावर बीआई खोलेंगे ना तो पावर बीआई के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली जो कि हम करते हैं। सही है, एक होता है आपका रिपोर्ट व्यू, जब एक होता है आपका मॉडल व्यू, और एक होता है आपका जाने वाला टेबल व्यू। सही है, क्या कैप्शन लगाया है उसमें जो अवेलेबल होता है? उसके अंदर टैब्स अवेलेबल होते हैं। समझ लें, ऐसा करने के जैसे पेज टैब होते हैं ना, ये 3 पार्ट्स होते हैं उसके पावर बीआई डेस्कटॉप के। तो जो विजुअलाइजेशन होती है वो रिपोर्ट व्यू में बनती है। सही है, जब तमाम विजुअलाइजेशन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, विजुअलाइजेशन बात कर रहे हैं सिंपली ग्राफ्स की। सही है, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, आपके सिंपल कार्ड्स हो गए। सही है, कि एक कार्ड पे आपने लिख के दे दिया कि इसकी इतनी सेल हुई थी। सही है, तो ये तमाम जितने भी पार्ट हैं जो कि आपको ग्राफ्स की और इसकी शक्ल में मिलते हैं, दोज आर नोन एज विजुअल्स। आप एक चीज पूछो, यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात आ रही है तो ये डिजिटली है, मतलब ऐसा कोई पेपर रिपोर्ट नहीं है ना? पर ये तो मतलब एक लाइनिंग नहीं आ गई कि एक्सचेंज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो बीआई मॉडल को सपोर्ट करें। करते हैं। देखें, पावर बीआई जो है ना आपका सस्ता तरीन ऑप्शन है। सही है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ पर व्यू हम से जिन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं जीसीजी डेटा, वो थोड़े पुराने लोग हैं और कोई इससे इतने फेमिलियर नहीं है। देखें, आप प्रेजेंट करेंगी पावर पॉइंट में करेंगी ना, इसमें यही इसका पावर है कि आप देखें जितने भी पावर माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है ना, आपने जब पावर बीआई में इसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, सर्विस में इसको पब्लिश कर दिया, तो आप कोई भी विजुअल को, लेट सपोज यहाँ पे इस विजुअल गया और मैं गया इधर से एक्सपोर्ट दिस डेटा में, सॉरी एक्सप्लोर कर दिया मैंने इसको, आपको एक्सपोर्ट दिस डेटा में गया और मैं इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। पावर पॉइंट पे मैं जब लेके जाऊंगा इसको तो ये चीज़ पावर पॉइंट पे यही इंटरएक्टिविटी के साथ आ जाएगी। सही है, कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई क्या होते हैं? एक सबसे पहला जिस पे हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं दैट इज नोन एज पावर बीआई डेस्कटॉप, और जब डेवलप करने के बाद उसे पब्लिश करते हैं उसे कहते हैं पावर बीआई सर्विस। और फिर तीसरा, अगर आप जो है अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन रखना चाहें तो आपके पास पावर बीआई मोबाइल भी होता है। सही है, इस तरीके से ये आपका एक छोटा सा फ्लो है। अरे ये जो पावर बीआई जो टूल है, जी जी मिस, इसकी तो पीछे प्रोग्रामिंग हुई हुई है। देखिए, हर एप्लीकेशन के पीछे प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना, और ये
इसके अंदर एक्सेल में भी जैसे विजुअल बेसिक है, सही है, इसमें आर और पाइथन के जरिए आप और विजुअलाइजेशन लेकर आ सकते हैं, सही है। तो प्रोग्रामिंग तो इसके पीछे ऑब्वियसली हुई भी होगी। अब कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है तो मुझे नहीं पता। आमतौर पे सी पे बनती हैं सारी चीज़ें, सी के डिफरेंट वेरिएशंस पे, वो सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हर एप्लीकेशन किसी न किसी प्रोग्राम का ही हिस्सा होती है, सही है। हमारी कोड आउटलाइन में एसक्यूएल है। हाँ जी, एसक्यूएल है हमारी कोड आउटलाइन। देखिए मैं आपको बात बता दूं, एसक्यूएल जो है अगर आप चाहें तो एसक्यूएल हम नहीं पढ़ेंगे, सही है। एसक्यूएल इज ओनली एज अ डेटाबेस, हम एसक्यूएल से कनेक्शन लेंगे। हम पावर बीआई में ना कोई डेटाबेस डेवलप नहीं कर रहे, सही है। हम पावर बीआई में तो ये हमारा यहाँ तो मकसद है ना, वहाँ तो मकसद ये है कि हमने डेटाबेस कनेक्शन लेंगे, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो सीएसवी फाइल हो, सही है। हमने उस लिहाज से चलना। एसक्यूएल भी जो है, अगर आपको सवाल, अच्छा एसक्यूएल भी अगर होगा ना तो आप अभी देखेंगे जो पावर क्वेरी एडिटर है, सही है, वो इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ एसक्यूएल। जो आप एसक्यूएल में जॉइंट्स और ये तमाम चीजें, आपका है बैकग्राउंड एसक्यूएल में? शायद जो जॉब आती है उसमें सब लिखा हुआ होगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में कि एसक्यूएल हो और आर लैंग्वेज का बैकग्राउंड हो, ये सब। देखिए आर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही है। एसक्यूएल इटसेल्फ, एसक्यूएल के जो कनेक्शन क्यूरी है ना वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द जो है ना कोर्स। लेकिन एसक्यूएल इटसेल्फ एक सिंपली जो है क्या कहते हैं एक टूल है जिससे हम कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस इसकी बात करें उसको हम नहीं पढ़ेंगे। चीज़ें तो देखें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप काम करने जाते हैं ना तो तमाम चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो, यूज़ नहीं हो रही होती। चलें, अब सबसे पहले है इंस्टॉलेशन। अब जो लोग इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, जिनको घर पे किसी ने पावर बीआई सबने किया हुआ इंस्टॉल, अभी तक किसी ने ट्राई किया है? सही है। मोबाइल पे कैसे कर लिया आपने? वो पावर बीआई सर्विस है, चलिए नहीं। एक प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि आप जब पावर बीआई सर्विस पे डाउनलोड पे जाते हैं ना, सही है, तो आपको मार्केट प्लेस पे लेके चले जाता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर विंडोज़ जो है ना वो हमने इंस्टॉल की हुई थी क्रैक वर्जन, सही है, तो मार्केट प्लेस तो आपका चलेगा। तो आपने इसकी जो है वो लैंग्वेज पे लेके जाना है इसको, सही है, इंग्लिश लैंग्वेज पे, और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड पे जब आप जाते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं, एक आएगा आपके पास ये वाला वर्जन और एक आपके पास आता है ये जो x64 है, ये आपके सिस्टम का बता रहा है कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। वैसे तो अब सबके पास 64 ही होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड का बटन दबा देना। अगर फर्दर फिर भी किसी को चेक करना है तो माई पीसी पे जाके इसी प्रॉपर्टीज़ में जाके होपफुली यहाँ पे आ जाता है। किधर है 64? ये रहा 64, सही है। सिस्टम टाइप आपको बता देगा कि x64 है कि x32 है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें। अच्छा हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप पावर बीआई डाउनलोड करना है तो फिर इसी से करना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से करना है, किसी और वेबसाइट से नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो अच्छा जी, अब ये आ गया, इंस्टॉल कर लिया। अब पावर बीआई खोल लेते हैं। सही है, ये आपका पावर बीआई का जो है वो क्या कहते हैं इंटरफेस है, सही है। इसमें जो 3 व्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, इस पर हम काम करेंगे, ये वाला व्यू, ये वाला व्यू
और ये वाला व्यू। आपका रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, तमाम जो आप मॉडल्स बनाएंगे डिफरेंट टेबल्स के दरमियान वो यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे आपका टेबल अपेयर होगा और यहाँ पे आप तमाम अपनी विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। सही, तो सब जी मिस देखें, ये है मॉडल व्यू, ये है टेबल व्यू, ये है रिपोर्ट व्यू, ये डेक्स क्यूरी व्यू है। डेक्स जो है ना बेसिकली डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस होते हैं। ये हम लोगों को जो एक्सेल वाले शुरू में ये एक्सेल जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक्सेल नहीं होते, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे हम बेसिकली अपना बना के इसमें रखते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ जब हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है उसकी। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा डेटा कनेक्ट होता है। डेटा कनेक्शन के बाद ये तो हो गया, किधर गया ये रहा। इंस्टॉलेशन के बाद जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, हम साइन इन करते हैं। ऑब्वियसली हमें साइन इन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस वर्जन तो होगा नहीं, मतलब क्या कहते हैं लाइसेंस नहीं होगा, तो हमें साइन इन के बगैर भी सारा काम चल जाएगा हमारा। सही, तो साइन इन के बाद आपका तीसरा पार्ट क्या आता है? तीसरा पार्ट जो आपका आएगा वो लॉन्च एक्सप्लोर यूआई, यूज़र इंटरफेस आपने कर लिया। चौथा जो है आपका कनेक्शन टू द डेटा है, और जो पांचवा जो है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल या फ्रॉम एनी अदर सॉफ्टवेयर, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा है। सही, अब जिस पे हम आप भी काम करेंगे और आप लोग भी करेंगे थोड़ा सा 1-2 क्लासेस में, जो हमारा सिंपल वाला प्रोजेक्ट होता है, उन्होंने क्यों बाबा फ्लिकर कर रहा है, वो है फाइनेंशियल सैम्पल एक्सेल डेटा। जब ये आप लिखेंगे ना तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपने एक्सेल फाइल जो है जिस पे आप एनालिसिस करेंगी वो डाउनलोड कर लेनी है। सही, ये वाला, इस फाइल पे आपने तमाम जो है ना वो खेलना है अभी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो अपनी बेस बनानी है पावर बीआई की, वो इस प्लेटफॉर्म से बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट learn.microsoft.com से। इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप रेफरेंस के लिए आगे पीछे जाएं, लेकिन जो आपकी मेन क्या कहेंगे कि जो बुक होगी रेफरेंस के लिए वो आपकी learn.microsoft.com होगी। यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर फर्दर आप वेबसाइट और प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें जी। लॉन्च एंड एक्सप्लोर यूआई, ये लॉन्च का यही है ना कि जब मैंने इसे खोला तो लॉन्च हो गया। यूज़र इंटरफेस बेसिकली इसको कहते हैं ना, पूरा जो आपका प्लेटफॉर्म या इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है, ये फाइल रिबन्स और ये तमाम चीज़ें। सही, लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद आप जो है वो डेटा कनेक्ट कर, साइन इन करेंगे, साइन इन करेंगे। सही है, साइन इन तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो सिंपली क्या कहते हैं इधर आके डेटा कनेक्शन पे आ जाएंगे। डेटा कनेक्शन के बाद आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाएंगे। अच्छा जी, सॉरी, ये आपका वेलकम स्क्रीन अगर आता है तो सही। ये चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी, ये आपकी ये बेसिक आपकी रिबन है जहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। होम, इंसर्ट, एक्सेल वर्कबुक, कहाँ से डेटा कनेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, विजुअलाइजेशन कोई डालनी है, अपने मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स डालना है। सही है, तो ये 3 व्यूज़ हैं आपके, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू। इन्होंने डेटा व्यू लिखा है, उसे टेबल व्यू कर लें। यहाँ से आपकी तमाम विजुअलाइजेशन जो है वो रिसाइड करती है। ये आप यूज़ करते हैं अपने रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ये फील्ड्स पेन है जहाँ पे आपके टेबल्स जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। सही है, कॉलम्स को फील्ड्स भी कहते हैं। सही है, तो हम फील्ड्स की बात करें तो जो है वो आपके जो भी टेबल ऑफ वो है अंडर क्वेश्चन है या अंडर स्टडी है, उसकी तमाम कॉलम्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, और हम यही कॉलम अभी यही जो है अभी डाल के इसको स्टडी करते हैं।
यानी जो हम डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये उसके कॉलम्स ये डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके कॉलम का। सही है, सही है, क्लियर है यहाँ तक? सही है, कनेक्शन टू डेटा सोर्सेस। सही है, अब हम देख लेते हैं गेट डेटा में क्या। सबसे पहले हमारे पास अगर हम मोर पे जाते हैं तो हमारे पास इतने सारे जो है जो हमने डिस्कस किए थे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम डेटा लेकर आ सकते हैं। सही है, इतने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप डेटा ला सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपका जो है गूगल शीट्स भी है, इसमें आपका जो है वो क्या कहते हैं आर लैंग्वेज भी है, अज्योर भी है, आपका जो है पाइथन की स्क्रिप्ट्स भी ला सकते हैं आप। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आर तो हम पढ़ेंगे, जब आर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आर से भी हम डेटा ला सकते हैं। सही है, अभी हमारा सबसे पहला जो है वो एक्सेल फाइल से हम डेटा कनेक्ट करते हैं। होना तो चाहिए एक्सेल ही होना। यहाँ से जैसे आप सैंपल करते हैं ये डेटा कनेक्शन बना रहा है। सही है, अब जब ये डेटा कनेक्शन बना लेता है यहाँ पे हम गए गेट डेटा में गए तो यहाँ से हमने फाइल को कनेक्ट किया। जब फाइल कनेक्ट हो जाती है तो हमारे पास ये विंडो खुलती है कि कौन सी फाइल कौन सा टेबल एक्सट्रैक्ट करके लाना है और उसको आइदर लोड करना है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है। सही है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी हम कनेक्शन लेंगे उस कनेक्शन को हम फर्दर उसमें जो काम की चीज़ें हैं वो रखेंगे, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको रिमूव कर देंगे। सही है, हाँ जी। लोड का मतलब है कि यहीं पे लोड हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हाँ जी हम लोड पे चेंजेस, अगर मैं लोड करता हूँ ना तो ये चीज़ यहीं पे लोड हो गई। यहाँ तक क्लियर है सब? थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर हैं, सेमेंटिक मॉडल्स, फैक्ट्स, डायमेंशंस। सही है, देखिए यहाँ पे आ गया। ये अब आपका फील्ड पेन आ गया जहाँ पे आपका फाइनेंशियल टेबल आ गया। सही है, दूसरा ये टेबल है, जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल व्यू आ जाएगा और यहाँ पे आपका अभी मॉडल व्यू आ गया। सही है, जो भी अभी फिलहाल एक टेबल है तो एक टेबल यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे लेट सपोज इसमें चेंजेस करनी है। सही है, तो जो हमारा पार्ट था क्या था, फर्स्ट वी प्रिपेयर द डेटा। सही है, तो प्रिपरेशन ऑफ द डेटा के लिए आप क्या करते हैं, आप जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, ये किया। ये वही है जो लोडिंग के टाइम हमसे पूछा था ना, लोड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा। ये है आपका पावर क्वेरी एडिटर। यहाँ से आप अपनी तमाम चीज़ें जो है वो अपने डेटाबेस में से चेंजेस करते हैं। सही है, अब एक्सेल में तो जो है वो हम एक्सेल पे ही कर सकते हैं। नहीं, पिवट तो इटसेल्फ देखें, पिवट जो है वो एग्रीगेशन करता है एक्सेल में। सही है, इट्स नॉट लाइक अ पिवट टेबल, इट इज मोर ऑफ ए कि आप इसमें चीज़ें डिलीट कर दें, सेव कर दें, कैलकुलेशंस कर दें। सही है, इट इज मोर ऑफ यू हाउ यू कैन रिफाइन योर डेटा। लेट सपोज रिफाइन से मैं क्या करता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है एनालिसिस करना है डिस्काउंट्स पे या उन पे जिन पे डिस्काउंट्स नहीं गया, तो मैं क्या करूँगा,
मैंने सिर्फ और सिर्फ नन वाली चीज को फिल्टर आउट कर लिया। इसमें भी होता है, उसमें हम फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। देखें आप कर सकते हैं, सही है। एक्सेल में आप जो है किसी भी तो उसको वेबसाइट के साथ तो नहीं कर सकते। अभी आप वेबसाइट से क्या बनाना? मैं अभी बताता हूँ। अभी हम कनेक्शन ऑफ द सिर्फ एक कनेक्शन किया है, सही है। अभी हम पावर क्यूरी एडिटर का बेसिक सिर्फ इंटरफेस समझ रहे हैं, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पावर क्यूरी एडिटर क्या कर सकता है। पावर क्यूरी एडिटर जो है वो आपके डेटा को रिफाइन कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, सही है। जिसमें इसके डिफरेंट ऑप्शन यहाँ हैं। जब पावर क्यूरी एडिटर खुलता है तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, सही है। जितनी भी क्यूरीज होंगी, जितने भी टेबल्स हमने लेकर आए होंगे वो यहाँ शो हो रहे हैं, सही है। अभी हम एक टेबल लेकर आए हैं, टेबल तो एक क्यूरी शो हो रही है, क्या टेबल? फाइनेंशियल टेबल, सही है। आपका इसी तरीके से ये रिबन है जहाँ पे आपके डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप परफॉर्म करेंगे कि फाइल को डिलीट करना है, सेव करना है, कि कोई कॉलम को रखना है, कोई कॉलम को नहीं रखना, सही है। अच्छा, दूसरा आपकी जो बात है, जो आप एसक्यूएल कह रही थी, इसमें एसक्यूएल इटसेल्फ जो है बैक एंड पे तमाम चीज़ें यहीं पे चल रही हैं। जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर हम दो चीज़ों को मर्ज करते हैं तो एसक्यूएल इन टर्म्स ऑफ एम लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो एम लैंग्वेज कहलाती है। वो यहाँ पे स्टेप आ रहे होते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक फिल्टर लगाया है, तो फिल्टर का जो स्टेप है वो ये आ रहा है, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज चेंज टाइप ईच डिस्काउंट इज इक्वल टू नन, सही है। एसक्यूएल की लैंग्वेज ही है ये, सही है वैसे। लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल रहा है, या फिल्टर से या डिफरेंट ऑप्शन से काम चल रहा है। तो इसकी जो है पावर बीआई की ये एक इटसेल्फ एक जो क्या कहेंगे एफिशिएंसी है कि आपको जो है ना कोड टाइप नहीं करना, आपने जो परफॉर्म करेंगे स्टेप वो यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट सपोज मैंने जो है वो गलत कर लिया ना, मुझे फिल्टर नहीं लगाना था नन पे, मुझे फिल्टर लगाना था दूसरों पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं होता, सही है, कंट्रोल जी वर्क नहीं करता। जो भी आप स्टेप परफॉर्म करते हैं क्यूरी में वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, सही है। अगर इनके साथ गियर आइकन बना हुआ है तो इसका मतलब आप इसकी सेटिंग को भी छेड़ सकते हैं, और अगर गियर आइकन बना नहीं हुआ तो सिंपल आप इस स्टेप को ख़त्म कर सकते हैं। या इस स्टेप से अगर मुझे वापस जाना है तो यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है, मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा, मैं वापस वहीं चला जाऊंगा। इसमें कंट्रोल जेड नहीं होता, वो तो सेव का है ना। यहाँ पे ऐसे आपने जब क्यूरी पे काम कर लिया तो आपके पास 3 वालेकुम सलाम, कोई बता दें आप लोग। नहीं, इसमें आपने जब अप्लाई करेंगी ना तो ये चीज़ सेव होगी, सही। देखिए पावर क्यूरी एडिटर का काम क्या है। पावर क्यूरी एडिटर का काम ये है कि आपका जो डेस्कटॉप है ना, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको एफिशिएंट बनाना। आप यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग छोटे छोटे टेबल ले रहे हैं, लेकिन लेट सपोज आपका एसक्यूएल का डेटाबेस है, या अगर एक्सेल के जो है ना ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसमें जो है मिलियन रोज हैं, 1000 रोज हैं, सही है। तो जब आप उसे अपलोड करेंगे ना सर्विस में तो सारा डेटा लेकर आएगा, जिससे आपकी एप्लीकेशन हैवी होगी, सही है। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को हैवी नहीं बनाना, इस वजह से हम पावर क्यूरी एडिटर में आते हैं और जो चीज़ें बेकार होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं, सही है। जो बेकार रिडंडेंट चीज़ें ऐसी हैं वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर? लोड की जगह हम ट्रांसफॉर्म डाटा के उस पे गए थे ना, लोड पे तो नहीं गए थे ना? हम लोड किया था, और लोड करने के बाद जो है अगर हम लेट सपोज ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कर सकते हैं। अब एक और हम डेटा कनेक्ट करके देखते हैं, सही है। अभी हम डेटा कनेक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी। अब लेट सपोज मुझे जो है वो एक डेटा और कनेक्ट करना है। वो डेटा कनेक्ट करना है कि मुझे देखना है कि ये कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या है, सही है। तो अब उसके लिए मैं लेट सपोज गूगल करता हूँ कंट्री एंड देयर, मेरे पास एक ये चीज आ गई, सही है। मेरे पास एक टेबल आ गया
जिसमें कंट्रीज हैं और उनकी पॉपुलेशन गिवन है, सही है। और ये वेबसाइट है, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है वो गेट डेटा में जाऊँगा। वेब, चूँकि मैं ये यूज़ करता रहता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। वेब में जाऊँगा, वेब को पेस्ट किया, ओके कर दिया। तो वो सिर्फ वही डेटा उठाएगा या उस वेब के जो पेज है वो पूरा उठा देगा? अभी देखते हैं, अभी जो है ना क्या होता है। अब देखें, इसने ये तमाम चीज़ें जो है वो जो जो उसको डेटाबेस वहाँ पे मिला HTML में, उसने उठा लिया। अब हमने, हमारे पास ये आया, इससे तो एक्स्ट्रा डेटा भी उठा के जी जी बिल्कुल उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा, सही है। उसी के लिए तो पावर क्वेरी एडिटर है, सही है। तो अब आपने देख लिया, जो सबसे पहला टेबल था ना, उसी पे हमारी इंफॉर्मेशन थी जो अवेलेबल थी, सही है। अब इसको मैंने लोड लास्ट टाइम कर लिया था, अब मैं डायरेक्ट जो है ना, हमेशा हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ स्टेप्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, सही है। एक सोर्स, एक्सट्रैक्टेड टेबल फ्रॉम HTML, प्रोमोटेड हेडर्स, सही है। ये जहाँ से लेकर आ रहा है ना, कुछ स्टेप्स ये खुद परफॉर्म करता है। अगर हम सोर्स देखें तो इसने सोर्स के लिए जो क्यूरी लगाई है वो क्या है, वेब डॉट ब्राउजर कॉन्टेंट्स, और ये इसने इस तरीके से सोर्स से उठा लिया। एक्सट्रैक्ट टेबल फ्रॉम HTML, इसने इस तरीके से, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं तो ये जो है, इसने ये टेबल इस तरीके से उठाया और पूरी ये क्यूरी लगाई है। ये आपकी क्यूरी लैंग्वेज है, M लैंग्वेज इसे कहते हैं, अगर आप चाहें तो, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, प्रोमोटेड हेडर्स, हेडर्स को इसने खुद ही प्रमोट करके जो है ले गया। और चेंज टाइप, चेंज टाइप का मतलब ये होता है कि इसने इसे जहाँ जहाँ जो लगाना कि कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा जो है वो मतलब वैल्यू वो न्यूमेरिक है, या कौन सी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बेस है, वो खुद ही कर देता है। हाँ जी, अब यहाँ पर आ गए आप। अब यहाँ पे आपकी क्यूरी एडिटर का आपको मकसद समझ में आएगा, सही है। क्यूरी एडिटर का मकसद यहाँ से जो फालतू का डेटा है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जब हम हमारी एप्लीकेशन को खोलेंगे ना, जो कि पावर BI डेस्कटॉप है, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी रिमूव हुई होंगी, सही है। जो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, फाइनल वर्जन वो हमारे डेस्कटॉप, फाइनल वर्जन हमारा डेस्कटॉप पे आएगा। अब मिसाल के तौर पे हमें ये नहीं चाहिए, रिमूव का मतलब देखें, यही मैंने आपको इससे पहले बताया, रिमूव का मतलब डिलीट, बिल्कुल एक स्टेप परफॉर्म होगा, जो स्टेप यहाँ पर आएगा, सही है। और इससे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है ना बेसिकली 10 स्टेप कर लिए, क्योंकि एक्सेल में या उसमें एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जाके आप Ctrl+G नहीं कर सकते, या Ctrl+G करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो सारे स्टेप पीछे जाएगा, सही है। इसमें आपका जो सा स्टेप आपको खत्म करना है ना, वो उस पे जाके आप क्लिक करेंगे और वो वाला स्टेप जो है वो रिमूव हो जाएगा, सही है। अब लेट सपोज मैंने एक ये यहाँ से एक छोटा सा हम एक जो है वो रिफाइनमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने एक हटाया और यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, रिमूव रोज के, रिमूव कॉलम के, चूज कॉलम के, और क्या कहते हैं रिमूव कॉलम्स के, सही है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन जिनके साथ मैं फिडल अराउंड करूंगा। अब नहीं कर सकते इसे। हाइड देखें, आपको हाइड करने की क्या जरूरत है, आप हाइड ही तो कर रही हैं इसे। आप रिमूव जब कहता हूँ ना मैं, ऐसा होता है कि हमें डेटा चाहिए, मुझे चाहिए मेरे डिपार्टमेंट में, हाँ दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है तो उसको हम हाइड कर देते हैं। नहीं, अगर आपके जो एक डिपार्टमेंट को चाहिए और दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए तो आप डेटाबेस पे पूरा रखेंगे, सही है। फिर आप जब रिपोर्ट्स बनाएंगी ना, तो उस रिपोर्ट्स में आता है रो लेवल सिक्योरिटी, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम स्टेप बाय स्टेप एक प्लेटफॉर्म देखेंगे, और उसमें आता है मैनेज रोल्स, सही है। उस मैनेज रोल्स में आप उस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करेंगे कि वो यही चीज देखे और वो ये चीज ना देखे, सही है। तो फिर आप डेटाबेस को रखेंगी पूरा का पूरा,
सही है। और जो फालतू की चीजें हैं वो उसके लिहाज से आप उसको फिल्टर आउट करेंगी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। मिसाल के साउथ का बंदा सेंट्रल ना देखे, सेंट्रल का बंदा साउथ ना देखे। अच्छा जी, अब स्टेप्स का मैं आपको मकसद बता। एक स्टेप मैंने ये किया कि मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इसको करो रिमूव कॉलम। फिर मैंने इसको किया रिमूव कॉलम्स। फिर इस तरीके से मैं जो है सारे एक एक करके मैंने कॉलम्स को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखा कि आपके ये वाला स्टेप परफॉर्म हो गया, सही है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप के बजाय एक काम और कर सकता था। वो क्या था कि मैं जो पर्टिकुलर 2 कॉलम मुझे रखने हैं उसको मैंने सेलेक्ट दबा के हाईलाइट किया, सही है, और रिमूव कॉलम में जाके रिमूव अदर कॉलम्स कर दिए, सही। सर ये जो हम काम कर रहे हैं तो इसके टेबल पे हो रहा है, इसके जो सेकंड टेबल में उसकी फर्स्ट सॉरी तो उसका जो डेटा इसमें नहीं आया और ना ही पे ना ही आएगा, सही है। देखें ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये डायमेंशनल टेबल है। एक चीज मैंने शायद आपसे डिस्कस नहीं करी, वो आगे चल के करते हैं। डायमेंशनल टेबल्स में और जो है वो फैक्ट टेबल्स में एक चीज कहलाती है कीज, फॉरेन की और यूनिक की, सही है। इन कीज से जो है वो डिफरेंट टेबल्स के दरमियान कनेक्शन बनता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ के आ रहे हैं डेटा कनेक्शन, हाउ कैन वी कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टू द पावर बीआई डेस्कटॉप। ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे ये रिमूव करना है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं जाऊंगा रिमूव रोज में और रिमूव टॉप रोज कर दूंगा। और मुझे सबसे पहली रॉ नहीं चाहिए तो मैं पहली रॉ करके इसे ओके कर दूंगा। और ये मेरे पास 2 अप्लाइड स्टेप्स आ गए, सही है। 2 स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए। अब मैं किसी भी टाइम, जैसे आपकी बात है ना, आपका जो है वो लेट्स सपोज कहते हैं कि नहीं हमें ये वाली चीज भी चाहिए, तो आप यहाँ पे आके इसको सिंपल क्लिक करके कैंसिल कर सकती हैं, या ये गियर आइकन में जाती हैं तो आपकी सेटिंग्स खुल जाती है। सेटिंग्स में देखें आपके पास आ रहा है कि क्या क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है और क्या क्या रिमूव हुआ हुआ है। तो कोई भी चीज यहाँ पे फाइनल नहीं है। और ये आप जो उठा रही हैं, ये आप कहाँ से उठा रहे हैं, एक वेबसाइट से उठा रहे हैं। तो वेबसाइट के डेटा चेंज नहीं हो रहा, सही है। आपने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, सही है, उस डेटा में आप चेंजेस कर रहे हैं ताकि जब आप डेस्कटॉप पे जाएं तो डेस्कटॉप पे आपका इस तरीके का डेटा आ रहा हो। तो आपने एक्सेल से एक डेटा ले लिया, सही है, और एक डेटा आपने ले लिया वेबसाइट से। अब ये वाला जो डेटा है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो ये डेटा आपका कौन सा है, ये है आपका फैक्ट टेबल। क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास सेल्स की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स आ रहा है, डिस्काउंट्स आ रहा है, ये तमाम आपका फैक्ट डेटा है, सही है। अब जो आपकी ये वाली चीज़ें हैं ना, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड्स, सही है, ये आपका डायमेंशनल डेटा है जो इसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, सही है। और इसी डेटा को आप यूटिलाइज करेंगे क्या करने के लिए, इस डेटा को आप यूज करेंगे सेमेंटिक मॉडल्स बनाने के लिए। और इसी को हम जो है बेसिकली ये कीज हैं, सही है, इस कीज से हम कनेक्शन करेंगे विद अवर डायमेंशनल टेबल। ये हमारा प्योर डायमेंशनल टेबल है, सही है। डायमेंशनल टेबल और फैक्ट टेबल में फ़र्क क्या होता है? डायमेंशनल टेबल में आपकी जो कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, और फैक्ट टेबल में आपकी कीज यूनिक नहीं होती, फॉरेन होती हैं, सही है। यहाँ तक थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मतलब पानी पी के आ जाए, सही है। इधर कोई तक कोई सवाल है तो कर लें।
इसे प्रोपेंडिन आप है प्रोपेंडिन आप है हाँ जी। कोई सवाल है किसी का जी? लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड वर्क और मिलेगा या फ्लाइट्स हैं चल यूनिक और फॉरेन की में डिफरेंस ये है कि यूनिक की में सिर्फ डायमेंशंस हैं। यूनिक कीज जो होती हैं, अगर इसका सिंपल देखें तो यूनिक कीज जो होती हैं वो आपकी रिपीट नहीं होती, सही है। और जो फॉरेन कीज होती हैं वो रिपीट होती हैं, और फॉरेन कीज आपके फैक्ट टेबल में होती हैं, सही। और यूनिक कीज आपकी जो होती हैं वो आपके डायमेंशनल टेबल्स में होती हैं। और यूनिक की और फॉरेन कीज दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाती हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो मेरे सवाल है जी जी, मिस पूछें। फॉर इंस्टेंस हम किसी सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस लेने सैप से। अब हमारे पास 4 फाइल हैं जो कि अच्छा उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। अब उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह भी आती है और कुछ हमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी करनी होती है उसकी। उसको इसमें हम कैसे कर सकते हैं? आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है तो हम डुप्लीकेट नहीं, क्या मैं वो जो किसी सॉफ्टवेयर से, मतलब उसमें ऐप का भी ऑप्शन है ना, जो गेट ऐप तक हम जा रहे हैं, तो हम फॉर इंस्टेंस सैप है तो सैप से कैसे करें इसको लिंक? सैप से आप इसको लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका जो यूजर है वो आपको इजाजत देता है कि सैप के साथ जो है वो कनेक्शन बना सके, सही है। इसमें नहीं है ऑप्शन। इसमें है ऑप्शन, लेकिन सैप आपने कहीं ना कहीं से लाइसेंस किया होगा ना। सैप आपकी जैसे सकते जो कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, मुझे इजाजत नहीं देगी कि मैं इसको सैप के साथ नहीं कर सकती, सही है। अगर आपकी कंपनी इजाजत देती है तो आप सैप से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको सैप से कनेक्शन करने की जरूरत क्या है? आप वही चीज एक्सेल में डालें और एक्सेल से निकाल लें। नहीं, उसके बाद हमें वर्किंग वगैरह करनी होती है तो वर्किंग तो देखें, आपने पिछली क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि जो भी आप मॉडल बनाएंगे ना, एट फर्स्ट आपने वर्किंग तो करनी है। अब जैसे लेट सपोज मैंने जो है इस फाइनेंशियल डेटा पे, सही है, अभी हम डिटेल में जब एक अपना कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करेंगे ना तो उसमें आपको बताया। अब हमने इस पे जो है एक वर्किंग कर ली ना, जिसको आप कहते हैं डिलीशन और डुप्लीकेशन, वो तमाम चीजें। अब अगर मैं कोई डेटा जिसके कॉलम सेम हो, सही है, जिसके कॉलम्स यही हो और डेटा डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइम पीरियड का हो, अपेंड करता हूँ और इसमें लेकर आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो जो मैंने स्टेप्स अप्लाई किए होंगे ना वो उस पे भी, उस टेबल पे भी अप्लाई हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैंने एक सेल्स डेटा लिया जनवरी का, सही है। जनवरी का सेल्स डेटा लेने के बाद उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस करी इसमें आके पावर की भी एडिट, सही है। उसको मैंने रख लिया एक फोल्डर में, मेरे पास फैब का डेटा आया, फैब का डेटा मैंने उसी फोल्डर में रखा और इसमें एक ऑप्शन होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अपेंड का। जब मैंने उसको अपेंड किया तो वो जब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा फैब के डेटा को, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उस पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। आपने पहली दफा तो मेहनत करनी है, सही है, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है मंथली जैसे रिपोर्ट बनती है तो वो ऑटोमेटिकली अगर तो डबल ही काम पड़ा ना। अगर हम एक्सेल पे जा रहे हैं, हम पहले एक्सेल से सारा अपना डेटा ले रहे हैं, रॉ डेटा, जी जी ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है। एक्सेल के बाद पूरी फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है, और वो डाटा बहुत लार्ज डाटा है तो उसमें एक तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। दूसरा फिर हम जो अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक हम जो फॉर्मूलाज चाहिए या जो भी हमें, सॉरी मैं आपकी बात बीच में कटा था, देखिए फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, नंबर्स एंड फिगर्स एंड एट्रीब्यूट्स। फॉर्मूला तो लगाने की बात कंसोलिडेशन नहीं हो सकती।
कंसोलिडेशन तो अब हम उसमें करेंगे ना, क्या कहते हैं, जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप में करेंगे, जो आप फॉर्मूला और फिगर्स कह रही है ना, इसको हम कहते हैं डैश एनालिसिस एक्सप्रेशंस, सही है, वो हम लगाते हैं अपना पावर बीआई डेस्कटॉप में। अभी एक छोटा सा डेक्स एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे भी अभी बना के दिखाऊंगा फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आप एक सर्टेन, जिसने एक्सेल किया हुआ है ऑब्वियसली सबने किया होगा, एक्सेल क्या करता है, सर्टेन सेल को टारगेट करके उस पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। लेट्स सपोज अगर A1 मल्टीप्लाई बाय B1 करता हूँ तो C1 पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें पूरा कॉलम टारगेट होता है जी। अच्छा जी, इस पे जब हम एनालिसिस करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसे एग्रीगेट करता हूँ यूनिट सोल्ड को, तो वो रो बाय रो नहीं करेगा, वो पूरे को सम करके दे देगा, सही है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में इसको मेजर्स कहते हैं, सही है। और इसके अलावा जब हम रो बाय रो करते हैं, रो बाय रो हम लॉजिकल जो कंडीशन लगाते हैं, इफ जिसकी सबसे सिंपल है इफ वाली, इफ एल्स वाली, सही है। अगर इसने इतने नंबर लिए तो इसको ए ग्रेड दे दो, सही है। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ यूटिलाइज होता है। एग्रीगेशन में, कैलकुलेशन में जो है ये पूरा का पूरा कॉलम्स उठाता है, सही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छी बात है आप है, लेकिन हम आज दूसरी क्लास में है ना, तो ये तमाम चीजें हम करेंगे तो वक्त ब वक्त इसकी क्लियर होता जाएगा। अभी हमारा बेसिक आइडिया है डेटा कनेक्शन, सैप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एपीआई का आइडिया है तो एपीआई अगर आप कभी करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जिससे आप डेटा उठा रही हैं, जिससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, अगर उसने इजाजत दी हुई है तो आप ले सकती हैं। अगर उसने इजाजत नहीं दी हुई तो एक पर्टिकुलर की होती है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं, फिर वो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है वहां से, सही है। तो सैप जैसे उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं एक्सट्रैक्शन की, एक्सेल में करना है। मैं समझ गया कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि आप कहना सैप से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए और सैप से डायरेक्ट डेटा उठ जाए, हाँ। उसके लिए सैप को आपके इजाजत देनी होगी कि डेटा कनेक्शन बना ले और उसके सर्वर में चला जाए। अच्छा। वो कनेक्शन के लिए सैप को आपका जो भी आईटी वाला होगा वो इजाजत देगा, तो परमिशन देगा, तो फिर आप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, कनेक्शन विद सैप इज पॉसिबिलिटी, सही है, लेकिन कोई देता नहीं। अच्छा जी, ये हो गया, डेटा कनेक्शन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया कनेक्शन, ये तो कर लिया हम लोगों ने। यूज पावर क्यूरी टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड पावर बीआई भी हो गया। पावर क्यूरी एडिटर के जो पार्ट्स थे वो भी हमने देख ही लिए हैं, सही है। ये आपकी रिबन है, ये आपकी क्यूरीज हैं, ये आपका मेन है जहाँ पे आप वो कर रहे होते हैं, ये आपके अप्लाइड स्टेप्स हैं। हाँ जी, ये चीज़ थी जो हमसे मिस हो गई थी, बल्कि मिस नहीं हुई थी, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आप लोग ने टेबल बना लिए, सही है, हमारे पास एक डायमेंशनल टेबल आ गया और एक हमारे पास टेबल कौन सा आ गया, फैक्ट टेबल। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी की और फॉरेन की। तो बाय डेफिनेशन प्राइमरी की क्या है भाई? A primary key is a unique identifier for a record in a database table. It ensures that each record in the table can be uniquely identified. The primary key must contain unique values and it cannot contain null values. सही है। अब इसमें जो keywords है ना, जिसको हमने यूज करना है अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए, वो ये है uniquely identified and unique values, सही है। यूनिक वैल्यूज क्या मतलब होगा कि वो वैल्यूज रिपीट नहीं होगी, सही है। अगर मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, सही है, तो लेकिन अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, लेट सपोज अगर आपका स्कूल में है, सही है, जब हम फैक्ट टेबल की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेट सपोज 23 है। 23 शो हो रहा है मैथ के पेपर के भी आगे, 23 शो हो रहा है इंग्लिश के पेपर के भी आगे। 23 जो टीचर रिजल्ट प्रोड्यूस करता जा रहा है वो कर रहा है कि 23 ने इसमें इतने नंबर लिए, इसमें इतने नंबर लिए, इसमें इतने नंबर लिए, इसने इतने नंबर लिए। तो जब आपका रिपोर्ट कार्ड बना या पूरा कंसोलिडेट बना पूरा सबका, तो 23 4 से 5 दफा आया, तो ये यूनिक नहीं रहा, सही है। तो ये प्राइमरी की तो नहीं, तो प्राइमरी की जो नहीं होती वो क्या होगी, वो फॉरेन की होगी, सही है। उसकी हम डेफिनेशन देंगे। प्राइमरी की हमेशा डायमेंशन, और प्राइमरी की सबसे आसान और अच्छी पहचान ये है कि इट विल नॉट बी रिपीटेड। सबसे जिंदगी जब
देखें, हम जब शुरू करते हैं ना चीज़ों को, तो हमने छोटी छोटी चीज़ें जुगाड़ जो अपने दिमाग में बिठा लेनी है उसके लिए, फिर जैसे जैसे हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी जो प्राइमरी की को समझने का सबसे आसान तरीका वो है ये कि मैं जो है गया यहाँ पे, अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये तो पार्टनर, ये अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ फ्रांस, तो बहुत दफा आ गया फ्रांस, सही है, ये प्राइमरी की तो नहीं है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो फ्रांस कितनी दफा आया? एक ही दफा आया, सही है। तो अभी आप लोग अपनी जिंदगी में अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो रहा हो कि कौन सा डायमेंशनल टेबल है, कौन सा फैक्ट टेबल है, तो जो भी कीज है ना, उस की को आप जो है वो फिल्टर वो लगा के देख लें कि क्या वो फैक्चुअल डेटा है तो नहीं है, फैक्चुअल नहीं फैक्ट्स इतना कहाँ है फैक्ट। लाइक नंबर्स फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में population। देखें जरूर इस पे आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेजेस आप इस पे निकाल सकती हैं, लेकिन ये अभी हमारे लिए जो हमने पढ़ा था फैक्ट और डायमेंशन का, पर वो क्या था कि फैक्ट्स के एट्रीब्यूट्स बताता है डायमेंशन, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना था, मैंने यहाँ पे करना है कि आप फ्रांस में से जो सेल हुई है उस फ्रांस की कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, सही है, तो ये आपका डायमेंशन, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। इस पर आप कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे किसी भी किस्म कर रहे हैं, नहीं क्लियर हुआ? डिपेंड करता है, पर अभी नहीं कर रहे इस पे कैलकुलेशन, हाँ। किसी और डेटा में कर सकते हैं। किसी और डेटा में करेंगे तो फिर उसके लिए जो है वो फिर आपका ये वाला टेबल जो होगा ना, फैक्ट टेबल हो जाएगा। बट वी नीड मोर डेटा ना, इसके ऊपर कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, सही है। तो ये जब कंडीशन आएगी तो फिर देखेंगे, ऐसे वैसे आएगी नहीं। आप अभी सिंपलेस्ट ये लें कि यहाँ पे जहाँ पे डेटा रिपीट नहीं हो रहा वो आपका यूनिक ही है, और उसको हम डायमेंशन में यूज करेंगे। इसको आप अपना रूल ऑफ थंब बना लें अभी, सही है। लेकिन बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो बाय डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर इन अ डेटा रिकॉर्ड्स ईच टेबल दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, द प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू और कैन नॉट कंटेन नन वैल्यूज। इसके बरक्स फॉरेन की क्या कहते हैं, फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स in one table that establishes a link between the data in two tables, सही है। दो टेबल के दरमियान जो कनेक्शन के तौर पे जो की यूज होगी that will be known as a foreign key. It refers to the primary key and another table, सही है। फॉरेन की जो है रेफरेंस के तौर पे यूज होती है टू अनदर टेबल, टू अ डायमेंशनल टेबल, तो फॉरेन की होती है। फॉरेन की रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। दूसरा मुझे बताएं पॉपुलेशन पे आप कैसे दो कंट्री की पॉपुलेशन को आप कैसे आपस में कैलकुलेट करेंगे, आप कंपेयर कर सकती हैं कैसे? नहीं, जैसे मैं सिर्फ फ्रांस की पॉपुलेशन ले ली, फ्रांस की पॉपुलेशन तो मैं क्या कैलकुलेशन करूँ? अगर आप पॉपुलेशन ही देखनी हो किसकी ज्यादा, तो कंपैरिजन होगी, पर एक तरह से फैक्ट्स हो गए। कैसे कंपैरिजन होगी ना। ये तो इसी तरीके से है कि मैंने आपका रिसिप्ट नंबर लिया और आपका रिसिप्ट नंबर लिया, उसके अगेंस्ट कितनी सेल्स जो है वो ज्यादा हुई है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, सही है। लेकिन मैं कोई कैलकुलेशन या कोई भी किसी किस्म का न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो नहीं कर रहा। फ्रांस की पॉपुलेशन नहीं, दो कंट्री का डिफरेंस निकाल के मुझे क्या फायदा होगा? ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी, मेरे घर में 5 अफराद हैं, आपके घर में 4 अफराद हैं, 5 और 4 को माइनस करके क्या रिजल्ट आएगा, उसका जो है वो क्या कहेंगे रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब कंज्यूमर्स चेक कर सकते हैं पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं कि कितने एडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, डिवीजन हो सकती है। सही है। हाँ। उसके लिए हमें जो है, अगर लेट्स सपोज आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ, फिर फ्रांस कितनी दफा रिपीट होगा? मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। फ्रांस के अंदर जो है आई डोंट नो कौन कौन सी सिटीज होती हैं, सिर्फ पेरिस हमें पता है, सही है। तो पेरिस के अलावा डिफरेंट सिटीज हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्रांस क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा। देन इटसेल्फ फ्रांस वुड बी द फॉरेन की। फिर वो कनेक्ट होगा किसी दूसरे टेबल से जिसमें आपकी सिटीज आ रही होगी, सही है।
तो इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, एक पॉपुलेशन है, दूसरी कंट्री है, दूसरी पॉपुलेशन है, उस पर आप जो है वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जी क्लियर, क्लियर है मिस? पक्की बात है? सही है, आप हमें देंगे ना ये? मैं बिल्कुल दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा। एक्चुअली भी आपने कहा कि पॉपुलेशन जो है यूज नहीं हो सकती एज अ फैक्ट किसी भी सूरत में। नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकती। हाँ, अगर इस पे कुछ और डेटा ऐड कर दें जैसे डिफरेंट सिटीज का तो फिर जो है वो आपका फैक्ट टेबल हो जाएगा। सही है, क्योंकि वहाँ पे आपकी फ्रांस मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा। सही है, तो रूल ऑफ थंब सिंपली जो आपका आइडिया है ना, वही होगा अगर आपका सिंगल चीज रिपीट हो रही है तो वो सॉरी रिपीट नहीं हो रही तो वो आपका फैक्ट डायमेंशन है, और अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपका फॉरेन की है या फैक्ट टेबल में आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये एक्स और वाई की बात हो रही है। सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is the one that is manipulated or changed to observe its effect. सही है, let's suppose आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सही है, so your effort is the independent variable, the result is the effect or the dependent variable, or the dependent variable is what you measure or observe in the experiment. It is affected by the change in independent variable. सही, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल में आप चीजें चेंज करते जाएंगे, सही है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में आता है, वाई में आता है? जी आप बताएं। अब याद नहीं है ना, आपसे कह रहा हूँ। हाँ जी, एक्स में क्यों? एक्स वाले कौन है? अच्छा, और वाई वाले? एक्स में आता है। सही है, वैसे गूगल, हाँ जी, एक्स में हमेशा याद, अगर वाई में भी ला सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होगा, वो आपका सही से प्रेजेंट नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रही है? मतलब एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट तो हमारे पर डिपेंड करता है ना। कैसे? आप कर लें। देखें, आप जो है एक्स और वाई का अगर ग्राफ बनाते हैं, आप किस लिहाज से कह रहे हैं? मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ? मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कह रहा हूँ कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के लिहाज से। सही है, अगर लेट सपोज मेरे पास एक जो है वो एक ग्राफ है जिसमें एक्स ये है और वाई ये है, तो कॉज जैसे जैसे मैं इनपुट देता हूँ मेरे पास आउटपुट आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। सही है, तो इनपुट हमेशा इस तरीके से जाता है कि इनपुट इंक्रीज हो रहा है, सही है, या टाइमलाइन चेंज हो रही है, उसके इनपुट में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो रिगार्डलेस x इज ऑलवेज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज द इनपुट, सही है, व्हिच इज द कॉज। अच्छा, मेरा दूसरा मैट्रिक वाला ग्राफ मामला है। मैट्रिक वाला कौन सा ग्राफ? जो लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक को तो मुझे गिवे में पता नहीं क्या सुना, भूल गया मैट्रिक। खैर एनीवेज, मैट्रिक में भी यही होगा, ये देखें बेसिक्स फाउंडेशन यही चलेगी। सही है, आपने मैट्रिक में गलत किया होगा। तो जो है ना, क्योंकि x में हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट आता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? चल सर अब जाके क्लियर हो, जो आपने ग्राफ बना के दिखाया। हाँ चल, अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्कफ्लो इन द पावर बीआई डेस्कटॉप। वर्कफ्लो हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं। वी हैव लोडेड द डेटा इनटू आवर पावर बीआई डेस्कटॉप, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट एज वेल। सही है, एक अब चीज करते हैं डेक्स एक्सप्रेशन। डेक्स एक्सप्रेशन क्या है? ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके टेबल में रिसाइड करते हैं। दूसरा टेबल क्यों नहीं आया? दो बनाया, अच्छा मैंने अप्लाई नहीं किया, इसको मैंने क्लोज करके अप्लाई करूंगा तो पावर क्वेरी एडिटर में मेरा दूसरा भी टेबल आ जाएगा। इसको आप लोग ना समझने के लिए भी सिंपल ऐसे समझेंगे, आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। अगर किसी ने वर्डप्रेस पे काम किया हो या किसी ने विक्स पे काम किया हो, सही है, या किसी ने दोनों पे काम ना किया हो। हाँ किसी ने ना किया तो विक्स पे जाके देखें। सही है, विक्स पे आप लोग जो है वो वेबसाइट बना सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं
जिसको जो है वो है कि हमने इसको आगे लेके चलना है, सही है। अच्छा, अब मेरे पास एक आ गया ये, एक आ गया फाइनेंशियल टेबल। अब एक मैं करता हूँ डेक्स एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, सही है। मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल में मुझे तो खैर पता है, लेकिन टेबल मुझे बनाना है डेट टेबल, सही है। और डेट टेबल को मैंने जो है वो बेसिकली इस डेट के दरमियान जो डेट है वो रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और फाइनेंशियल्स में डेट देखूँ तो मेरे पास जो डेट्स आ रही हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम जून 2014 और 2013, मतलब 2013 और 2014 के दरमियान का मुझे एक टेबल बनाना है डेट का। उसके लिए मैं जो है डेक्स एक्सप्रेशन यूज करूंगा। डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इसकी हम प्रॉपर एक क्लास लेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। अच्छा जी, न्यू टेबल में गया मैं और यहाँ से सर पावर बीआई हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के पास मैक है तो वो नहीं कर सकता। मैक के अलावा जिनके पास विंडोज है, आपके पास मैक है, हाँ, तो मैकबुक प्रो पे नहीं हो सकता। मैकबुक प्रो पे एक जुगाड़ हो सकती है, मैकबुक प्रो पे ये जुगाड़ हो सकती है कि आपको एक जो है ना ओएस मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डालना होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का डालना होगा। तो उसको आप डाल लें और सिर्फ पावर बीआई उस पर डालें तो आपका विंडोज इतना हैवी नहीं, उतना हैवी नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा। ये तो आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं उसकी अभी तक वहाँ पे किया। सर भी ये मुझे लेके जाना पड़ेगा किसी, नहीं खुद, हाँ, किसी से करवाना पड़ेगा, सही है। या आपको किसी से करवाना पड़ेगा या घर पे आप करने, इतना मुश्किल होता है इसको, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा, सही है। एक साइड में उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उन्होंने ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर नहीं किया हुआ, मैक पे नहीं किया हुआ। सर जी, जिससे अभी आप कुछ करवा रहे हैं वो पूरा मतलब ट्रैक नहीं रहा, तो अगर हम इसको करेक्टली परफॉर्म करें, किस पे? आप जैसे आप समझा रहे हैं उसको हम खुद ही कंप्यूटर पे सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल करें। अगर आप लोग कहें तो मैं फिर आप लोग ऐसे कर लेता हूँ कि 1 घंटे हम लोग लेक्चर ले लेंगे, 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे कर लें। आता आ रहा समझ आता नहीं है, परफॉर्म करना। चले फिर नेक्स्ट क्लास से फिर मैं ऐसे करूंगा कि आज तो देखें आप हो गए 4:36, सही है। तो मैं आपको वीडियोस डाल के दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास से जो है वो फिर 1 घंटा क्लास और 1 घंटा, सही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, ये कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा देखें, एक डेट टेबल बना लिया, मेरा ये है कि थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिस की जाए। तो यही तो सब कह रहे हैं। तो ये आपने एक सेशन थ्योरी का, एक सेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे की क्लास है ना मिस, तो 1 घंटे हम करेंगे पढ़ाई, मतलब ये वाली जो आप लोग मुझे सुनेंगे, बोर होगी, और प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? नहीं तो साथ साथ ही करते रहेंगे प्रैक्टिस। वो बनता नहीं है, मैंने एक दफा किया था, सही है, वो होता नहीं है सही। आप एक दफा कर लें, चीजें समझ लें, फिर मैं तो हूँगा ना क्लास में 1 घंटे में, जहाँ जो और लैपटॉप्स इतने हैं नहीं कि इंडिविजुअली हर कोई बैठे, तो 2-2 3-3 बैठेंगे। आप कहीं फंसेंगे तो आपका पार्टनर आपको समझा देगा, ऐसा हो जाएगा, सही। तो ये इफेक्टिव होता है, आप इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट सबसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, इसका हमने 2013 और हमने इसको लिया 2013। टीएम फिर क्या करना? हम टीएम नहीं ले रहे, हम 2 डेट्स के दरमियान का जो है ना एक डेक्स एक्सप्रेशन लगाया हमने। डेक्स एक्सप्रेशन का जो है ना बेसिकली इसका एक इंटेलिजेंस होता है। जब आप एक चीज़ लिखेंगी ना तो आपको सारे ऑप्शन दे देगा। जैसे मैंने कैलेंडर लिखा ना तो उसने आगे बता दिया कि मुझे क्या लिखना है। फिर जब मैं डेट डाली तो उसने बता दिया कि डेट किस तरीके से होगी। तो ये मैंने एक डेक्स एक्सप्रेशन यूज़ किया है। डेक्स एक्सप्रेशन ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका डिस्क्रेशन है, यहाँ पे आप जो दिल चाहे लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पे लिखने के बाद आप कैलेंडर, यहाँ से आपका डेक्स एक्सप्रेशन शुरू होता है। कैलेंडर आपने लिखा और आपने 2 डेट दे दी कि मुझे 2013 से 2014 तक के दरमियान की तमाम डेट का एक टेबल बना दो, और ये
मैंने एक टेबल बना लिया। अब जब मैं मॉडल व्यू में आता हूँ तो मेरे पास 3 टेबल आ गए, सही है। सर आप दोबारा जाएंगे फाइल में, कौन सी फाइल में? वही जिस पे आप लगा रहे थे। ये ला, देखें ये 1 क्या है और ये 11 क्या है, सेल देखें नंबर है। देखें, ये जो कैलेंडर है ये तो आपका बेसिक डेट है, और डेट जो है ये बता रहा है 2013 जनवरी 1 ठीक है, डेट है। 2014। ये अच्छा आपने मुझे वो कर दिया, ये जो है सही, ये पूरा 31 दिसंबर तक का मैंने ले लिया, सही है। अब हम आखिरी चीज फॉरेन और जो क्या था प्राइमरी कीज के दरमियान की चीज देख लें, फिर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैनेज रिलेशनशिप्स में गए, सही है। अब यहाँ से हमने क्या किया, न्यू रिलेशनशिप किया। न्यू रिलेशनशिप में अब हमने क्या किया, सबसे पहले अपना उठाया फैक्ट टेबल। सबसे पहले दरमियान मुझे क्या करना है, कंट्री और कंट्री के दरमियान का रिलेशनशिप बनाना है। अभी सिंपली ये समझ लें कि हमें कार्डिनैलिटी जो रखनी होगी वो क्या रखनी होगी, मैनी टू वन या वन टू मैनी रखनी होगी, सही है। ये बाय डिफॉल्ट है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ये जिस तरीके से आप सिलेक्शन करती है ना वैसे आता है। ये क्या रहा है, ये क्या कह रहा है, इसकी मल्टीपल वैल्यूज इसकी वैल्यूज एक से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। मतलब यहाँ पे फ्रांस मल्टीपल टाइम्स है, यहाँ पे फ्रांस सिंगल टाइम। और जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे उसमें कार्डिनैलिटी हम हमेशा 1:1 रखेंगे, सही है। और क्रॉस फिल्ट्रेशन क्या होती है, क्रॉस फिल्ट्रेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं से करता हूँ सेव, एक मेरे पास ये बन के आ गया, कनेक्शन बन गया 2 टेबल्स के दरमियान। इसका स्टैटिक बता रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स है वैल्यूज, और इसका स्टैटिक बता रहा है इसकी वैल्यू सिंगल टाइम। और ये जो चीज़ है ये बता रही है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम दिस टेबल टू दिस टेबल। अगर मैं चाहूँ कि इस कंट्री को क्लिक करके इसकी वैल्यूज निकाल लूँ तो ये नहीं होगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा यहाँ से मैं बुलाऊंगा और यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा वैल्यूज को, सही है। अब दूसरी वैल्यू इसको और आसान, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप खुल जाएगी, सही है। इसको अगर आप ये हटा देते हैं तो ये रिलेशनशिप इनएक्टिव हो गई। इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ, यूज नहीं हो सकती, और इसकी निशानी क्या है कि आपके डॉट्स आ गए, सही है। हम फाइनेंशियल में जो भी आ रहे हैं इसमें जी, हेड्स या टैग, इसको हम मूव कर सकते हैं वहाँ पे, किस पे? ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है। नहीं, आप नहीं कर सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जब आपके पास ये पूरी रिलेशनशिप बन जाएगी ना, तो आप फॉर्मूला के जरिए, एक रिलेटेड का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड का टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, उसके जरिए आप वैल्यूज बुला सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेक्स में, अगर ये कनेक्शन बने हुए और सही बने हुए। तो दूसरा तरीका क्या है जो कि आसान तरीका है, वो ये है कि डेट को यहाँ पे आपने क्लिक किया, सही है, और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये आपका ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बन गया, सही है। ये आसान तरीका, सही है मिस, क्लियर है सबके? आप लोगों को भी क्लियर है? तो आप लोग उस पार्ट से मुझे कोई सवाल नहीं आ रहा ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा, हाँ ये नहीं आप लोग भी करें, अच्छा है। यानी ये जो बीच में जो डेटा है और ये राइट पे जो डेटा है, ये भी तो एरो इस तरफ आ रहा है। कौन सा? देखें, ये है फाइनेंशियल्स का डेटा। फाइनेंशियल के दरमियान देखें, डेटा जो है ना हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम द डायमेंशन टू द फैक्ट टेबल, सही है। ये अगर फाइनेंशियल इज अवर फैक्ट टेबल, इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना वो फॉरेन है, सही है। अगर मैं फाइनेंशियल पे यहाँ पे जाऊँ टेबल में और ये मैं खोलता हूँ, तो जो एट्रीब्यूट जितने भी हैं, मिसाल के तौर पे फ्रांस ने सेल करी ना, तो फ्रांस ने इधर भी सेल करी है, मल्टीपल टाइम फ्रांस ने सेल्स करी है। तो जब मल्टीपल टाइम कोई चीज़ रिपीट हो रही है, दैट एट्रीब्यूट इज ए फॉरेन की, सही है। उसके साथ मैंने कनेक्शन बनाने के लिए वो एक रखा है क्या, यूनिक की, सही है। I have a question.
बिल्कुल पूछें। इससे इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है? इससे इंटरप्रिटेशन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि अच्छा, किस ये। तरीके से आपके रिलेशनशिप बनते हैं। इससे इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? इससे इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकती है कि मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि फ्रांस की कंट्री में, सही है, जो सेल हुई है कितनी हुई? उसकी पॉपुलेशन क्या है, यूएसए की कंट्री में जो सेल हुई है उसकी पॉपुलेशन क्या है, किस कंट्री में जो सेल करी है उसकी पॉपुलेशन क्या हो सकता है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे सेल्स कम हो, सही है, किस कंट्री में जो है किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या सेल हुई है, तो कैसे करें? वो हम जब विजुअलाइजेशन में आएंगे जब करेंगे, सही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमारा एक्चुअल डेटा है, कौन सा वाला? लिस्ट ऑफ कंट्रीज, हाँ, ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल डेटा है। डायमेंशन डेटा है। हाँ जी। इसका भी एरो आपने दिया हुआ है इधर और इसका भी एरो दिया हुआ है। देखें ये कोई मसला नहीं है, इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, सही है। हाँ, अब ये इसको मैंने यहाँ किया, ये तो आप पर है, इसको आप जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखें, सही है। एरो जो है ना, एरो का फ्लो देखें, एरो का जो आप इसकी बात कर रही है ना, इस एरो की, दोनों इस एरो की देखें, एरो जो है ना वो बताता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा करेगी फ्रॉम द डायमेंशनल टेबल टू द फैक्ट टेबल, सही है। अगर लेट सपोज मैं आपको अपने मिसाल के देता हूँ, सही, मेरे पास जो है हमारे डिफरेंट सेल्स मैन है, OCA, O35, OM, O6, O7। OCA किसी से कनेक्टेड है तो असद शाह से कनेक्टेड है, O35 किसी और से कनेक्टेड है, लेट आपसे कनेक्टेड है। OCA ने सिंध में भी सेल की, पंजाब में भी सेल की, कहाँ भी सेल की, तो OCA क्या आ गया, मल्टीपल टाइम्स आ गया, सही है। यहाँ पे फाइनेंशियल टेबल में OCA लिखा हुआ है, सही है, लेकिन मुझे देखना है OCA है कौन, बंदा कौन है, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल टेबल होगा ना वो वहाँ लिखा होगा कि OCA जो है वो असद शाह है। तो जब मैं असद शाह क्लिक करूंगा ना तो असद शाह बेसिकली यहाँ पे OCA जितने भी होंगे उसको रिकॉल कर लेगा, सही है। तो डायमेंशनल टेबल्स इस तरीके से काम करते हैं कि अगर आपको लेट सपोज यहाँ पे देखना है कि फ्रांस के जो है वो कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगी ना तो यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट होंगे, सॉरी इधर क्लिक करेंगी ना प्रोडक्ट पे, यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट होंगे वो सारे क्या एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होके यहाँ पे आ जाएंगे, सही है, आपके विजुअलाइजेशन टैब में। डेट का डायमेंशन हमने इस वजह से किया था कि हम इसे एज अ स्लाइसर यूज करेंगे। स्लाइसर क्या है, मतलब एज अ फिल्टर यूज करेंगे जब हम विजुअलाइजेशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डेट पे कितनी सेल हुई फ्रांस में? हाँ जी, लेट सपोज मैं एक छोटा सा आपको बना लेके देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास आ गया, एक मैं ले लेता हूँ लाइन चार्ट, सही है। लाइन चार्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया टाइम 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 डेट्स आ गए और यहाँ पे आ गया सेल्स, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिया स्लाइसर और स्लाइसर मैंने कनेक्ट कर दिया इस डेट से, सही है। अब मैं जब इसको यहाँ पे स्लाइस करूँगा तो मेरे पास इसकी पर्टिकुलर उसकी इसमें सेल ही नहीं हुई है। इस जहाँ जहाँ जो सी सेल हुई होगी वो फिल्टर करके दिखाता रहेगा। स्लाइसर जो है ना आपका एक फिल्टरिंग ऑप्शन होता है, सही है। स्लाइसर आपसे सिर्फ जैसे मैंने अभी तो डेट पे लगाया ना, लेट सपोज मैं एक और यहाँ पे स्लाइसर होता है, सही, ये स्लाइसर है, ये स्लाइसर है, सही है। स्लाइसर आपका एक फिल्टरिंग ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने स्लाइसर लगाया और स्लाइसर लगा के मैंने कंट्री पे स्लाइसर लगा दिया। पहले हमने लाइन ड्राफ्ट लेकर आए फिर उस पे स्लाइसर। जी, हमने उस पर लाइन ड्राफ्ट लेके फिर उस पर स्लाइसर लगाया, सही है। तो अब अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पे लगा देता हूँ मैं, सही है, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ फुल। अब मेरे पास ये कंप्लीट सेल्स आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इसने कितना किया, तो 500 ने इस दो डेट के दरमियान कितना किया। तो इस तरीके से आपका जो इंटरएक्टिविटी थी ना वो आ जाएगी, सही। तो अगर आप लोग करना चाहें प्रैक्टिस तो कर लें, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। विजुअलाइजेशन से पहले वो जो आपने रिलेशनशिप बनाई वो पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखें उसी को हम आगे लेके जाएंगे डेटा को। हाँ जी, हमने जो है बल्कि क्विज भी था तो भूल ही गया था।
अच्छा देखें, लोड करना हमने सीख लिया, सबके क्लियर हो गया, सबके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाज द क्लीनिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, जिसमें हम पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाते हैं, वो क्लियर हो गया सबको, सही है। तीसरा जो है वो मॉडलिंग ऑफ द डेटा हो गया, सही है। मॉडलिंग में जो था वो ये था बस, रिलेशनशिप बना। ये जो है ना, ये पूरा एक मॉडल है, जो हम सिमेंटिक मॉडलिंग कह रहे थे ना। अब सिमेंटिक मॉडलिंग का आइडिया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल डेटाबेस है ना, वो क्या है, वो हमने विकिपीडिया से उठाया है, जिसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें हमने क्या लिया है, सिर्फ कंट्री और उसकी पॉपुलेशन ली है, सही है। तो आपका जो है ये प्रॉपर 2 डायमेंशन और एक फैक्ट टेबल का जो कनेक्शन है, दिस इज नोन एज ए सिमेंटिक मॉडल। इसके बाद जो है वो हमने किया विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। इसको हमने थोड़ा सा टच किया है, इसको हम कंप्लीट डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने बिल्कुल जहाँ से जैसे मुझे याद आई थी मैंने दबा दी थी रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है फ्लो ऑफ पावर बीआई से, तो मैं डाल दूंगा, सही है। ग्रुप में डाल दीजिए। देख ग्रुप में व्हाट्सएप में मैं लास्ट टाइम डाल रहा था, मैं जो आपको दिया ना यूट्यूब वाला, उसमें मैं डाल दूंगा, उसमें मैं जेडीसी क्लास के से एक पावर वो बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा, सही है। अच्छा जी, जी आगे यहाँ पे हो गया, यहाँ तक क्लियर है। विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा हो गया, सही है सर। नहीं मैं आगे पढ़ा भी नहीं रहा, आगे क्विज है, जल्दी से क्विज करना, छुट्टी करें। आंसर लंबे नहीं देने भाई, सही है। नहीं बस यही लिख के इसका जो है ना हम वो कर लेते हैं। चलें जी, व्हाट इज, ऐसी क्या पूछना, मतलब ये कि कोई भी बता दे पहले का आंसर, कोई बता दे दूसरे का आंसर। अच्छा, या सभी लिख लें तो ज्यादा सही नहीं है, ऐसे लास्ट टाइम क्विज में किया था, क्योंकि इसके बाद का जवाब मेरे पास है ना, जिसके सेम जवाब होंगे उसको देख लेंगे, जिसके गलत जवाब होंगे उसको डिस्कस करेंगे, सही है। तो 5 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी से लिख लें। आपस में डिस्कस भी कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है, लेकिन जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा, जो लोग नहीं है ग्रुप में उनको ऐड कर लें। आपका सीआर कौन है? आप नहीं ना सीआर बनी? हाँ जी, तो मेरे पास एक अलीना रिजवी, आईना रिजवी, सॉरी, कौन है आप? वो नहीं आई। अच्छा, उनको फिर जो है ना उनको ऐड करना, उन्होंने ग्रुप सबमिट करवाया हुआ है। सर मैंने भी आपको व्हाट्सएप किया था। आपका क्या है, इंसिया? हाँ, आपका भी मेरे पास आया हुआ है। आप उनको आयशा को लिखवा दें। अच्छा, आपने ईमेल किया था तो आप उसमें लिखवा दें ना। अच्छा, एक सेकंड, मेरे पास ईमेल पे 2 के आए थे, एक सेकंड, मेरे पास आया है। आप अलीशबा हैं? अलीशबा तो पीछे वाली, अलीशा सर आप ऐड कर रहे हैं? नहीं वो कर रही हूँ, जो पीछे मिस बैठी ना, वो आपकी सियार है, मिस आयशा, उनको आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। अच्छा जी, एक अलीशबा, नहीं इस पे ग्रुप पे भेज, इतनी जल्दी बाकी तो कर चले। 2 मिनट्स है। अच्छा, आपने ईमेल, आपकी ईमेल मेरे पास आई नहीं। स्पैम में क्या आपने अपने उसके यूनिवर्सिटी आईडी से करी है क्या? इसने यहाँ पे स्पैम में आते हैं, कोई नहीं जीमेल टू जीमेल स्पैम नहीं आता। क्या था? ALIZ अलीजा आया। हाई माउंट है ना ये आपका, तो नहीं है। अच्छा हाँ, क्लास में नहीं आते हैं।
अच्छा involved in the data flow. नहीं मैंने तो क्या करना हाँ, वही steps वही आ जाएगा जो और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था तो कैंसिल हो जाएगा बस। अरे सीधा व्हाट्सएप कर दी सही हाँ अब नहीं होगा ये। अभी तो नहीं हो सकता। नहीं क्यों हो जाएगा इतना नहीं डरा है मतलब सही चलो आंसर भी कर दो। हो गया सबका हो गया बस सही वन है। लास्ट मिनट सबको असाइनमेंट है। ये जो पढ़ा है यही असाइनमेंट है अच्छा जी स्लाइड मतलब सिर्फ डेफिनेशन वगैरह पढ़ना है। नहीं अब तो हमने पढ़ा है ना प्रॉपर हाँ जी बस वही सबमिट जी, करना जी। है ना। हाँ। तीसरे का मैं आंसर हाँ चलें जी what is Power BI and what is its primary component डेस्कटॉप सर्विस और पावर BI मोबाइल सही है दूसरा क्वेश्चन क्या था प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डेस्कटॉप सर्विस और मोबाइल सही व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेटा फ्लो विद इन पावर BI ये तो हमने अभी पढ़ा है ये वाला है यस सर ये तो सही है सबने यही किया है यस सर फिर अपना तीसरा क्वेश्चन हाउ डू यू कनेक्ट टू डिफरेंट डेटा सोर्सेस सर बाय डेटा कनेक्शन डेटा कनेक्ट जो है सही है गेट डेटा से यस सर गेट अच्छा ये सबका यही सबने ये लिखा है Yes, sir. कोई सी का तो नहीं आप लोगों का भी यही है आपका भी यही है अच्छा जी व्हाट इज पावर क्यूरी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट नहीं सर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुंचे यहाँ तक नहीं पहुंचे चलें फिर इसको यहीं तक रोकते हैं सही है ये देख लीजिएगा इसको जवाब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे सही है यहाँ तक मैं आपको मैं यहाँ तक शेयर कर लूँगा 36 तक सही है चलें सर आपके YouTube पे जो चैनल था उसकी लिंक आप शेयर कर दें। उस मेरे पास है ना मैं बेसिकली मिस आयशा को नंबर लिखवा दें जिन्होंने कल सब भाग गए थे लास्ट टाइम भी वो रोक रहे हाँ उनको लिखवा दें उसी में जो मैंने पहली स्लाइड शेयर की ना उसमें पहले दूसरे पेज में है हाँ याद आ गया कोई चीज में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने OBS वैसे तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं मैं जो है